एवरीवन। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, उस टॉपिक का नाम है ओवरहेड इक्विपमेंट्स। ओके। ये ओवरहेड इक्विपमेंट्स आपने देखा भी है अपने जनरल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आप देखते भी हो, लेकिन हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो हम देखते हैं वो क्या चीज़ है और किस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं और उसका काम क्या है और उसका जनरल डायमेंशन क्या होता है। बेसिकली जो आपका ओवरहेड इक्विपमेंट होता है वो जो है हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो उसको डिफ़ाइन करने के पहले मैं थोड़ा आपसे कुछ बेसिक डिस्कस कर देता हूँ कि ओवरहेड इक्विपमेंट जो है वो टॉपिक आया कहाँ से। पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि ओवरहेड इक्विपमेंट का टॉपिक जो है वो आया कहाँ से, उसके बाद हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए, ये मैंने आपके सामने जो है एक ब्लॉक डायग्राम है आपके सामने जो मैंने रखा है। इसमें देखिए कि एक ट्रैक्शन सबस्टेशन होता है। ठीक है। इस ट्रैक्शन सबस्टेशन में दो फेज आती है, आर वाई, है ना। और इस ट्रैक्शन सबस्टेशन में इनपुट वोल्टेज जो होता है वो 220 kV भी हो सकता है, 132 kV भी हो सकता है, 110 kV भी हो सकता है। इस ट्रैक्शन सबस्टेशन में हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं जो 220 kV को 25 kV में कन्वर्ट करता है, और यही 25 kV जो है वो आपका एक कंडक्टर होता है ना, उसमें ये सप्लाई की जाती है और फिर ये ओवरहेड इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ होता है ये कंडक्टर। ये रेलवे ट्रैक होता है आपका। रेलवे ट्रैक में देखिए ये लोकोमोटिव है, मतलब ट्रेन समझ लीजिए आप इसको। और ये जो पार्ट है ये पैंटोग्राफ है। पैंटोग्राफ के थ्रू जो है आपका जो लोको है वो कनेक्टेड होता है। कनेक्टेड तो नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि जो पैंटोग्राफ है वो स्लाइड करता रहता है इसके ऊपर, है ना। देखिए ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ये पैंटोग्राफ है आपका। ये पैंटोग्राफ जो है वो आपका जो है वो लोको के साइड का है। ये पैंटोग्राफ का सिस्टम जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, ये यहाँ पे, है ना। ये कॉन्टेक्ट वायर होता है जो 25 kV का होता है, और ये होता है आपका कैटेनरी स्पैन। अब कैटेनरी स्पैन क्या होता है? कैटेनरी एक्चुअली क्या होता है, वर्ड पहले मैं ये बताता हूँ। कैटेनरी जो होता है एक कर्व होता है। जब कोई भी दो कंडक्टर आप उसको आपस में खींचते हैं, जैसे दो कंडक्टर है ये आपस में ना, आपने इसको बांध दिया आपस में, तो एक कर्व बनता है इस तरीके का, है ना। तो ये जो कर्व आपका बना है ये वाला, इसको हम कैटेनरी कर्व बोलते हैं। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? जो एक स्ट्रेट डिस्टेंस जो होता है ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग कैटेनरी स्पैन बोलते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में अभी आगे थोड़ा सा। तो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। तो अभी तक जो मैंने बताया आपको कि आपके सामने जो है एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें ट्रैक्शन सबस्टेशन दिखाया गया है। दो फेज है इसमें, आर वाई, है ना। और फिर ये कन्वर्ट होता है आपका, स्टेप डाउन किया जाता है वोल्टेज को 25 kV में। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कभी भी आप जो ट्रैक्शन सबस्टेशन के पास जो ट्रांसमिशन टावर होगा, कभी भी आप उस पर देखिएगा ध्यान से, दो ही फेज आपको दिखेंगे हमेशा, दो ही फेज, है ना। आर वाई आपको राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, टावर के दोनों साइड। अगर डबल सर्किट टावर है, डबल सर्किट मतलब अगर दो पेयर ऑफ लाइंस जा रहे हैं, है ना। जैसे अगर आप ये टावर कंसिडर करते हैं तो इस तरीके से आपका जो होता है वो क्रॉस आर्म होता है ना। तो एक सर्किट ये बनाता है और एक सर्किट ये बनाता है। तो अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्किट। और अगर सिंगल होता है, मतलब तीन होते हैं, तो उसमें हम उसको सिंगल सर्किट बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल सर्किट। तो इसमें जो नॉर्मली तो जो ट्रांसमिशन होता है जो जब आप देखोगे तो उसमें आपको तीन दिखेगा, है ना, तीन दिखते हैं ऐसे करके। लेकिन जो आपका ट्रैक्शन सबस्टेशन है उसमें तीसरा नहीं होता, उसमें दो ही होते हैं। इसीलिए कहीं भी आप देखोगे, आज के बाद कभी भी जाओगे उस एरिया में जहाँ ट्रैक्शन सबस्टेशन है, तो आज के बाद ध्यान देना आप लोग, वहाँ पे दो ही दिखेगा आपको, दो ही सर्किट दिखेंगे और फेज दो दिखेगा। हर एक सर्किट में दो फेज होगा। ठीक है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि
यहाँ से बेसिक शुरू होता है आपका। अब होता क्या है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स जो होता है वो करंट को कलेक्ट करते हैं ओवरहेड लाइन से, ये जो ओवरहेड लाइन है ना वहाँ से। और पैंटोग्राफ जो है, जो मैंने आपको बताया ये पैंटोग्राफ है, इस पैंटोग्राफ के थ्रू आपका जो लोको है वो करंट को लेता है, और फिर ये जो है आपका जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव जो आपका सस्पेंशन है, इसके थ्रू जो है आपका करंट जो है पैंटोग्राफ के थ्रू होते हुए चला जाता है। ठीक है, होता क्या है कि करंट कलेक्टर्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव एंड अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू द ट्रेन। अब ये करंट यहाँ से फ्लो की पैंटोग्राफ से होते हुए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब पैंटोग्राफ में आ गई करंट। अब एंड ये देखने वाली बात है, एंड बैक टू द फीडर स्टेशन थ्रू द स्टील व्हील्स ऑन वन और बोथ द रनिंग ट्रेल्स। मतलब कि जो आपकी पटरी होती है उस पटरी में से दोनों, या तो दोनों पटरी या फिर एक पटरी, ठीक है, तो जो रनिंग रेल्स होते हैं उसके थ्रू वो आपके फीडर स्टेशन में चला जाता है लाइन, है ना। तो इस तरीके से पूरा आपका जो है, मतलब कि अगर हम इसको समझें तो करंट इस डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ। करंट यहाँ पर आया, लोको में गया, और फिर रेल के थ्रू बाहर निकल गया आपका फीडर में, फीडर सबस्टेशन में बाहर निकल गया। ठीक है, ये होता है आपका। तो इसमें हम पैंटोग्राफ भी यूज़ करते हैं, बो कलेक्टर भी होता है, ट्रॉली पोल भी होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका जो एप्लीकेशन है, या तो आप पैंटोग्राफ यूज़ कर लो, या बो कलेक्टर यूज़ कर लो, या ट्रॉली पोल यूज़ कर लो, है ना। जो भी आपको सही लगता है, आपका जो एप्लीकेशन है उस बेस पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हुआ बेसिक आपका जो ट्रैक्शन सबस्टेशन है, और वहाँ से कैसे कन्वर्जन होता है ये आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी मैंने एक रिवाइज़ करा दिया। और फिर वहाँ से ये जो है OHE यहाँ से आता है ये, है ना। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, ट्रैक्शन सबस्टेशन से लाइन निकलने के बाद जो OHE ओवरहेड इक्विपमेंट्स में जाती है लाइन, अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये है आपका। तो अब मेरे ख्याल से आपको शायद अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं बेसिकली, है ना। देखिए, पढ़ने के पहले जरूरी ये होता है हमें जानना कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आया कहाँ से। ठीक है, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप डायरेक्ट शुरू करेंगे तो उसमें ये होगा कि अच्छा ये हम पढ़ते जाए, लेकिन वो टॉपिक आया कहाँ से, तो ये टॉपिक यहाँ से आता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, आगे बताता हूँ मैं आपको। अब देखिए, ये अरेंजमेंट जो है आपने देखा है, बचपन से देखा है और देखते आ रहे हो। आज हम जानेंगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर में किसको हम क्या बोलते हैं, इसका क्या यूज़ है। ठीक है, आज तक तो आप जब बाहर जाते थे, रेलवे स्टेशन के पास जा रहे हो या फिर कहीं भी आप रेलवे ट्रैक के पास से होके जा रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर जो है मेरे ख्याल से 99% बंदों ने इस स्ट्रक्चर को देखा है, इवन 100%। लेकिन पता नहीं होता हमें आपका। अब आप एज ए टेक्निकल पर्सन, है ना, अब आप एक टेक्निकल पर्सन बनने जा रहे हो, तो एज ए टेक्निकल पर्सन आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। क्योंकि कल हो करके अगर आप रेलवे में जॉब करोगे, तो अगर मान लो कोई मेंटेनेंस करना हो आपको, या किसी चीज़ का आपको लिस्ट बनाना हो कि कितना सामान लगेगा, कितना क्या लगेगा, तो नाम पता होना चाहिए आपको, है ना, तभी तो आप कर पाओगे ये सब चीज़। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ओवरहेड अरेंजमेंट में ये जो आपने अब तक देखा है बचपन से लेके अभी तक, अब हम एक एक करके इसका नाम जानने की कोशिश करते हैं पहले, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि क्या काम है इसका। ये जो पोल आप देख रहे हो, ये स्टील पोल, ये स्टील पोल जो आपका मास्ट है ना, ये स्टील पोल जो है ये है, ये इन सबको मास्ट बोलते हैं, जिसमें आपका सब ये जो खड़ा होता है, ये स्ट्रक्चर जो भी ओवरहेड इक्विपमेंट का जो चीज़ें जो हम फिक्स करते हैं ना, इसको हम मास्ट बोलते हैं। अब इस मास्ट में आप ध्यान दीजिए, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं इसका आपको एक फ्रंट व्यू बताऊँगा, फिर मैं इसको थोड़ा क्लोज, एक मेरे पास एक और डायग्राम है उसमें मैं आपको इसका क्लोज व्यू भी दिखाने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो ऐसे तो जो आपको पहली नज़र में दिखेगा, एक मास्ट है, ये ड्रॉपर है ना। देखिए, एक पतला सा वायर है यहाँ पे, ये ड्रॉपर है। ठीक है, अब ऊपर से एक वायर जा रही होगी, आपने देखा होगा, ये कैटेनरी वायर इसको बोलते हैं। उस वायर के जस्ट नीचे जो होता है कॉन्टैक्ट वायर होता है। यहाँ से आपका पैंटोग्राफ जो होता है
है ना, यहाँ जो होता है आपका पैंटोग्राफ, लोको का जो पैंटोग्राफ है वो ऐसे करके स्लाइड करता रहता है, जो अभी आपने पीछे वाले डायग्राम में देखा है ना। और ऊपर वाला वायर जो होता है वो कैटेनरी वायर होता है। और ये है आपका ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस। ये ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें आपने देखा कि किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं और वो कहाँ पे लगाया जाता है। अब जो है थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि ये चीज़ें जो हैं वो जो हम अब तक देखते आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं और उसका जो है वो क्या मतलब होता है। ठीक है, आज के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा आप लोगों से कि ये वीडियो देखने के बाद, आज के बाद अब आप लोग जब भी यहाँ से गुजरें इस एरिया से, तो आप इन सब चीज़ों को देख करके नाम से बुलाएं, है ना, आप नाम बोलें इनका, क्योंकि अब आपको नॉलेज हो जानी चाहिए ये वीडियो देखने के बाद कि हाँ इस चीज़ को हम ये बोलते हैं और इसका यूज़ कहाँ पे होता है। जो आप पढ़ रहे हो उसका डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है और उस चीज़ को हमें उस तरीके से ही बोलना चाहिए। अब देखिए, अभी जो आपने देखा वो आपका नॉर्मल व्यू था। अब थोड़ा क्लोज व्यू हम इसका देखते हैं। देखिए, ये जो है, ये जो था आपका, ये जो आपका था पिछले डायग्राम में वो मास्ट था। ठीक है, अब इस मास्ट से देखिए क्या क्या लगा हुआ है। एक है आपका स्टेट ट्यूब लगा हुआ है। ये जो होता है ये आपका है, आपको पता भी होगा, ये इंसुलेटर होता है। इससे ये जुड़ा हुआ है स्टेट ट्यूब। ठीक है, स्टेट ट्यूब से जुड़ा हुआ है आपका ये स्टेट ट्यूब और ये है कैटेनरी वायर। और स्टेट ट्यूब से ही जो है आपका जुड़ा हुआ है ब्रैकेट ट्यूब। ब्रैकेट ट्यूब से एक रॉड निकली हुई है बाहर, इसको हम बोलते हैं रजिस्टर आर्म। और रजिस्टर आर्म से एक ट्यूब निकला हुआ है, वो है स्टीडी ट्यूब। और स्टीडी ट्यूब से जो है वो कंडक्टर है। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इतना स्ट्रक्चर कैसे आ गया। बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले याद रखिए ऊपर से नीचे तक। ठीक है, पहला क्या होगा आपका, पहले नंबर पे आ जाएगा आपका स्टेट ट्यूब। ठीक है, मतलब स्टेट ट्यूब हो गया। स्टेट ट्यूब से पहले, अब मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। स्टेट ट्यूब है, स्टेट ट्यूब के नीचे क्या आ गया आपका, ब्रैकेट ट्यूब, है ना। स्टेट ट्यूब के नीचे क्या आ गया आपका, ब्रैकेट ट्यूब। ब्रैकेट ट्यूब के नीचे क्या है आपका, रजिस्टर आर्म, है ना। और रजिस्टर आर्म के नीचे क्या है आपका, स्टीडी ट्यूब। ठीक है, मैंने इस चीज़ को ब्रैकेट में क्लोज किया है, मैंने इन दोनों का ग्रुप बना दिया है। अब ग्रुप बनाने का रीज़न क्या है, स्टेट ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब जो है आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो है आपका जो कैटेनरी वायर होता है ना, ये इसके लिए होता है। और ये जो आपका है रजिस्टर आर्म और स्टीडी ट्यूब, ये जो है आपका जो आपका कॉन्टैक्ट वायर होता है ना, ये इसके सपोर्ट के लिए होता है ना। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे कैटेनरी वायर है। कैटेनरी वायर जो है वो किसके साथ हैंग किया हुआ है, वो हैंग किया हुआ है ब्रैकेट ट्यूब्स के साथ। और ब्रैकेट ट्यूब को कौन हैंग करके रखा हुआ है, स्टेट ट्यूब, है ना। और जो आपका कॉन्टैक्ट वायर है वो किससे हैंग है, स्टीडी ट्यूब। और स्टीडी ट्यूब को कौन हैंग करके रखा है, ये रजिस्टर आर्म, है ना। इसीलिए मैंने लिखा है ये, इसलिए मैंने अलग अलग, इसलिए मैंने सीक्वेंस में लिख दिया। अब आपको याद करने में आसानी हो, है ना, कि किस चीज़ को हम कैसे सीक्वेंस में याद रखें। तो अब जब भी आप मास्ट पे जब ध्यान दोगे तो ध्यान रखना स्टेट ट्यूब, ब्रैकेट ट्यूब, रजिस्टर आर्म और स्टीडी ट्यूब, बस। ठीक है, अब उसके बाद है आपका कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर, और ये है ड्रॉपर। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है बस। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपको कि ओवरहेड इक्विपमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, तो आप पहले ये चार स्ट्रक्चर आप पहले ये चार ट्यूब एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर कैटेनरी वायर के बारे में बता दीजिए, कॉन्टैक्ट वायर के बारे में बता दीजिए और ड्रॉपर के बारे में, और एक टेंशनिंग डिवाइस है, ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस, उसके बारे में बता दीजिए। आपका आंसर कंप्लीट हो गया, है ना। टॉपिक पढ़ने के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं, उसका आंसर हमें कैसे देना है। अब मैं आपको जो है एक एक करके डिस्क्राइब करूँगा क्या होता है।
मैंने क्या किया है, जो आपने पिछला डायग्राम देखा था उस डायग्राम को मैंने अब अलग अलग करके आपको डिफाइन करने के लिए अलग अलग कर दिया उस डायग्राम को। कैटेनरी वायर, इसको जो है क्यों यूज करते हैं? टू कीप कॉन्टेक्ट वायर ज्योमेट्री विद इन डिफाइंड लिमिट। अब इसको समझिए क्या है ये कॉन्टेक्ट वायर का ज्योमेट्री क्या होता है। मतलब कि अगर आप कोई तार बांध रहे हो, अगर कोई तार जा रही है तो आप क्या चाहते हो, वो तार सीधी रहे, है ना। तार को आप ये कभी नहीं चाहोगे कि आपकी जो तार है वो ऐसे होकर के जाए, कभी नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि तार जो है वो सीधी रहे। तो इस ज्योमेट्री को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए कैटेनरी वायर। यूएस और कनाडा में इसको मैसेंजर वायर भी बोलते हैं और यूके में इसको कैटेनरी बोलते हैं। तो नाम अलग अलग है, काम एक ही है। मैसेंजर वायर जो है कभी कभी हम इसको जो है वो मैसेज सिग्नल भी ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, है ना, क्योंकि बेसिकली कंडक्टिंग तो होता नहीं, तो बस ये सपोर्ट के लिए होता है। तो अब ये है कि हम इसको मैसेज वायर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसको हम मैसेंजर वायर भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अब देखिए लिखा हुआ दिस वायर इज अटैच टू द कॉन्टेक्ट वायर। किससे जुड़ा होता है? कॉन्टेक्ट वायर से। ये ड्रॉपर के थ्रू, अभी पिछला डायग्राम में आपने देखा था ना कि जैसे मैं बना देता हूँ, ये है आपका कैटेनरी, है ना, ये है आपका कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये आपका है कैटेनरी वायर, ये है आपका कॉन्टैक्ट वायर, ठीक है। और इन दोनों को जो है वो कौन जोड़ता है? इन दोनों को जोड़ता है हमारा ये, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉपर। मतलब ड्रॉपर के थ्रू आपका कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर जुड़ा होता है। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि कॉन्टैक्ट वायर में तो करंट होती है ना, तो कैटेनरी वायर में कभी करंट चली जाएगी। तो एक ध्यान दीजिएगा, ड्रॉपर जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का हम बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये हो गया आपका कैटेनरी वायर के बारे में, और ये जो है आपका डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन है। तो ये आप याद कर सकते हैं कि कॉपर कैडमियम का बना हुआ होता है, 19 स्ट्रैंड्स और 65 स्क्वायर mm का इसका स्क्वायर एरिया होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। डायमीटर इसका 10.50 mm होता है। नॉर्मल टेंशन 1000 kg और ब्रेकिंग लोड जो है 3920। अब आप सोचिए, नॉर्मल टेंशन और ब्रेकिंग लोड अलग अलग क्यों दिया हुआ है ना। ब्रेकिंग लोड जो होता है मतलब उस लोड तक वो बियर कर सकता है, उसके बाद वो टूट जाएगा, और नॉर्मल 1000 kg का टेंशन वो सह सकता है। तो ये ब्रेकिंग लोड एक्सट्रीम लिमिट होती है किसी भी वायर की, उसके ऊपर जैसे ही आप करोगे तो वो वायर जो है वो टूट जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये होता है आपका मतलब। अब इस पूरे पैराग्राफ में आपको ये चीज़ लग रहा होगा, ये स्टैंड्स कहाँ से आ गए, ये स्टैंड क्या चीज़ होती है ना। देखिए, आपने एल्युमिनियम का वायर देखा होगा ना, ऐसे करके, ये ऐसे करके होता है ना, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके आपने देखा होगा। तो ये जो चीज़ें, ये जो छोटे छोटे वायर आप देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे वायर, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैंड्स, और ये जो पूरा होता है ये वायर ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है आपके, ये तो आपका सेंटर वायर होता है पूरे वायर को सपोर्ट करने के लिए, और ये जो होते हैं ये होते हैं आपके स्ट्रैंड्स, ठीक है। इसका मैं आपको बताता हूँ, कभी आप जाना तो आप केबल देखना, है ना, 11 kV का केबल देखोगे या 33 kV का केबल अगर कभी आपको देखने को मिले तो हाथ से उसको उठा के देखिएगा। उसमें देखिएगा कि जो केबल बना होता है ना ऐसे करके, उसमें सेंटर में ऐसे होता है और उसके चारों ओर ऐसे बना हुआ होता है, ये है ना। तो ये सारे जो होते हैं वो स्टैंड्स हो जाते हैं। या फिर कभी आप एल्युमिनियम जो कंडक्टर है जो ओवरहेड के लिए यूज़ करते हैं, कभी आप उसको ले करके देखना हाथ में, तो वो जो होता है वो कैसे होता है, वो ऐसे करके, है ना, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करके, और फिर लास्ट में ऐसे जुड़ा होता है। मतलब सब आपस में से एक के ऊपर एक उनको हम
ये रखते, तो ये सारे जो हैं ये स्ट्रैंड्स कहलाए जाते हैं। तो वही है, ये 19 स्ट्रैंड्स मतलब 19 स्ट्रैंड्स होते हैं, मतलब जो ये जो सर्कल मैंने बनाया ना, इस तरह के 19 होंगे, इस तरह के 19 होंगे, ठीक है। और 65 स्क्वायर mm का उनका क्रॉस सेक्शनल होगा। डायमीटर जो होगा वो 10.50 mm, और नॉर्मल टेंशन जो पूरे वायर का वो है 1000 kg है, ब्रेकिंग लोड 3920 है। तो ये हो गया कैटेनरी वायर का स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये जो मैंने डिस्कस किया अभी आपसे। तो कैटेनरी वायर क्या होता है? कैटेनरी वायर होता है जो आपके कॉन्टैक्ट वायर है उसके टेंशन को या उसके ज्योमेट्री को मेंटेन करने के लिए होता है, ताकि वो ज़्यादा जो है उसमें सैग ना आ जाए या ज़्यादा कर्व ना बन जाए, इसके लिए होता है। उसको हम मैसेंजर वायर भी बोलते हैं और कैटेनरी भी बोलते हैं। वो ड्रॉपर से जुड़ा हुआ होता है कॉन्टैक्ट वायर से, और उसमें 19 स्टैंड्स होते हैं और 65 स्क्वायर mm का उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। डायमीटर जो है 10.50 और नॉर्मल टेंशन 1000 और ब्रेकिंग लोड 3920, ये है कैटेनरी वायर। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट वायर है ना। तो कॉन्टैक्ट वायर के बारे में बता देता हूँ आपको। कॉन्टैक्ट वायर के लिए मैं जो है दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। देखिए बेसिकली क्या है ना कि चीज़ें हम जानते तो हैं, लेकिन क्या है कि उस चीज़ को हमें जो है अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है। अब तक जो आप देखते चले आ रहे थे बचपन से, वो तो आपने देखा कि हाँ ये, अब आप टेक्निकल पर्सन हो गए, तो अब आप टेक्निकल पर्सन की तरह ही बात करेंगे और उस चीज़ को वैसे ही देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कॉन्टैक्ट वायर जो आपका है वो कैटेनरी वायर के साथ सस्पेंडेड है ना। अभी आपने क्या दिखा, देखिए दोनों मिल रहा है सेंटेंस की नहीं। कॉन्टैक्ट वायर को ज्योमेट्री के साथ रखने के लिए चाहिए कैटेनरी वायर, और कॉन्टैक्ट वायर जो है वो कैटेनरी वायर के साथ ड्रॉपर के साथ जुड़ा हुआ होता है। एंड अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पैंटोग्राफ ट्रांसमिटिंग पावर फ्रॉम रेल ओवरहेड लाइन टू द लोकोमोटिव। कैटेनरी वायर के थ्रू ड्रॉपर के साथ जुड़ा हुआ होता है और इससे पैंटोग्राफ लगा हुआ होता है। पैंटोग्राफ के थ्रू जो होता है वो रेल में आपकी जो करंट होती है उसको ले जाने के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो 107 स्क्वायर mm का, 12.24 इसका डाया होता है, 1000 kg इसका नॉर्मल टेंशन है, और 3905 जो है वो इसका ब्रेकिंग लोड है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, ब्रेकिंग लोड जो आपका ये था ना कैटेनरी का, और ये तो ब्रेकिंग लोड जो है कैटेनरी का ज़्यादा है, इसका कम है। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि कैटेनरी को जो है इसलिए ब्रेकिंग लोड ज़्यादा रखा गया है क्योंकि उसको तो कॉन्टैक्ट वायर का भी तो लोड सहना है ना, इसीलिए कैटेनरी वायर का जो है आपका ब्रेकिंग लोड ज़्यादा रखा गया है इन कंपेयर टू कॉन्टैक्ट वायर। ये सब छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं, नहीं तो बस आप ये डेटा पढ़ कर याद कर लेंगे, लेकिन ये भी जानिए कि क्यों। क्योंकि देखिए नॉर्मल टेंशन दोनों में एक है, ब्रेकिंग लोड लेकिन कैटेनरी का ज़्यादा होता है। तो आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ सकता है क्वेश्चन ये कि बेटा बताओ, जैसे आपका कैटेनरी वायर भी है कॉन्टैक्ट वायर भी है ना, ब्रेकिंग लोड ज़्यादा किसका होता है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, कॉन्सेप्ट होती हैं जो इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, तो फिर जो है हम लोग के पास आंसर नहीं होता, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हाँ आगे आया, अब आपका स्टेट ट्यूब आ गया, ब्रैकेट ट्यूब आ गया, रजिस्टर आर्म आ गया और स्टडी ट्यूब आ गया। ये सारे ट्यूब को मैंने एक साथ लिखा है ना। अब स्टेट ट्यूब का डाया जो है वो स्टैंडर्ड होता है 28.4, 33 और 7 mm। एक छोटा ट्यूब होता है और एक एडजस्टर लगा हुआ होता है ना, टू कीप द ब्रैकेट ट्यूब इन पोजीशन, ठीक है। ये है, इस चीज़ की बात बोल रहा है ये एडजस्टर, मतलब कि ये जो है स्लाइड हो सकता है, इसको आप मतलब फ्रंट या बैक साइड मूव करके ब्रैकेट ट्यूब को आप जो है उसको पोजीशन में एडजस्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। ये इस चीज़ की बात बोल रहा है, ये जो एडजस्टर है ना, ये एडजस्टर यहाँ पर है ये, ठीक है। ये जो है ये है आपका एडजस्टर।
देखिए देखने में कितना आसान लग रहा था आपको, अब कितनी टेक्निकल चीज़ें, हर छोटी चीज़ में टेक्निकल चीज़ें होती हैं। और अब देखिए इट इज़ इंसुलेटेड फ्रॉम द मास्ट बाय स्टे आर्क इंसुलेटर। अब याद है आपको जो मैंने सबसे पहला फिगर दिखाया था, उसमें एक आपका इंसुलेटर टाइप का ऐसे ब्राउन कलर का बना हुआ था ऐसे करके, है ना ये। तो ये इसके बारे में बोला, ये है इंसुलेटर आपका जो आपने पोर्सिलिन वाला देखा था, ठीक है। अब आइए आप जो नेक्स्ट है, अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि ब्रैकेट ट्यूब क्या होता है। ब्रैकेट ट्यूब जो है वो कैटेनरी को सपोर्ट करता है, लिखा है ना। कैटेनरी इज सपोर्टेड फ्रॉम दिस मेंबर बाय कैटेनरी सस्पेंशन ब्रैकेट एंड कैटेनरी सस्पेंशन क्लैंप। अब आप लोग के नॉलेज के लिए वैसे ये मतलब आपको जानना ज़रूरी है, जानना चाहिए आप लोगों को, किताब में भी हो सकता है दिया हुआ हो। सस्पेंशन ब्रैकेट देखने में ऐसा होता है, समझ लीजिए इस चीज़ को, और जो कैटेनरी सस्पेंशन क्लैंप होता है वो देखने में ऐसा होता है। हार्डवेयर के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि सर ये जो है वो मैकेनिकल का पार्ट है, मैकेनिकल चीज़ है तो हम क्यों जानें। ये इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है। कल हो करके अगर आपसे अगर कोई कहता है कि कहीं लाइन पे मेंटेनेंस करने आपने जाना है तो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, तो आपको ये सब हार्डवेयर जब पता नहीं होगा तो कैसे जाओगे आप मेंटेन करने के लिए या फिर उस चीज़ को बनाने के लिए। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि कंपनी वाले या फिर जो भी आप जहाँ जॉब को रखे वो आपको बोलेंगे ऐसा करो कि जितनी चीज़ों की ज़रूरत है उसकी लिस्ट बना डालो आप। तो आपको हार्डवेयर पता होगा तभी तो आप लिस्ट बनाओगे, क्योंकि हार्डवेयर के बिना तो सब लगेंगे नहीं, है ना। अब देखिए ये जो आपका है, ध्यान दीजिए कि ये जो आपका है सस्पेंशन ब्रैकेट है और कैटेनरी सस्पेंशन क्लैंप है ना। तो क्लैंप लग जाता है जो है, इसके थ्रू जो है आपका ये पूरा स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये इसमें एक जो है आपका क्लैंप है और ये ब्रैकेट है, तो क्लैंप लग जाता है यहाँ पे, ब्रैकेट यहाँ लग जाता है इस तरीके से, ठीक है। इसका जो डाया होता है ब्रैकेट ट्यूब का 40.49, 40 या 49 mm का होता है, या 30 से 38 mm का होता है, जो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन आपका जो स्ट्रक्चर है वैसा। और एंड इंसुलेटेड बाय ए ब्रैकेट इंसुलेटर, यहाँ भी इंसुलेटर लगा हुआ होता है, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड बैक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये ब्रैकेट ट्यूब लगा हुआ है, ये इंसुलेटर है, ये ब्रैकेट इंसुलेटर हो गया आपका, है ना। इसके बारे में ये कह रहा है कि ये जो है आपका वो क्या है, वो ब्रैकेट इंसुलेटर है। इसको क्या बोलोगे, है तो दोनों इंसुलेटर ही, लेकिन अब नाम अलग अलग दे दिया है क्योंकि अलग अलग जगह यूज़ कर रहे हैं इसलिए। तो ये ब्रैकेट इंसुलेटर हो गया, ये स्टे इंसुलेटर हो गया, है दोनों इंसुलेटर ही है। तो यही वो चीज़ कह रहा था कि उसको हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया स्टे ट्यूब क्या है। स्टे ट्यूब जो है में एडजस्टर लगा हुआ होता है, और एडजस्टर के थ्रू हम ब्रैकेट ट्यूब को हम का जो पोजीशन है ना उसको हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। और ब्रैकेट ट्यूब से क्या जुड़ा हुआ होता है, ब्रैकेट ट्यूब से आपका कैटेनरी वायर जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है, और उसको जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, कैटेनरी वायर को सस्पेंड करने के लिए क्या चाहिए, सस्पेंशन ब्रैकेट चाहिए और कैटेनरी सस्पेंशन क्लैंप चाहिए, ठीक है। तो अब आया समझ में। स्टे ट्यूब के नीचे लगे आपका ब्रैकेट ट्यूब, ब्रैकेट ट्यूब्स में सस्पेंशन ब्रैकेट और कैटेनरी सस्पेंशन क्लैंप लगा होगा, और उसके थ्रू जो है आपका कैटेनरी वायर जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब आया आपका रजिस्टर आर्म और स्टीरियो ट्यूब। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये दोनों चीज़ें होती हैं, स्टे ट्यूब और ब्रैकेट ट्यूब जो होती हैं वो होती हैं कैटेनरी के लिए, और आपका जो रजिस्टर आर्म और स्टीरियो ट्यूब होता है ये होता है आपका कॉन्टैक्ट वायर के लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका है रजिस्टर आर्म, इसमें क्या होता है, ये जो रजिस्टर आर्म है इसका डायमेंशन होता है 28.4 × 33.7
ये इसका डायमेंशन होता है टू रजिस्टर द कॉन्टेक्ट वायर इन द डिजायर्ड पोजीशन। ठीक है, इसमें ये जो है आपका इस चीज़ से ये हैंग किया हुआ होता है। ठीक है, यहाँ से अब देखिए इस रजिस्टर आर्म से हैंग किया हुआ है आपका स्टीरियो ट्यूब हैंग किया हुआ है ना। तो इस तरीके से ये होता है। और उसके बाद क्या है आपका स्टीरियो ट्यूब सेक्शन मेड ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय रजिस्टर द कॉन्टेक्ट वायर द रिक्वायर्ड स्टैगर एंड टू पुट द पुशअप ऑफ कॉन्टेक्ट वायर इट इज़ ऑलवेज इन टेंशन। देखिए पूरी कहानी का मतलब क्या है, ये तो आप आंसर में लिख लेंगे। अब मैं समझा देता हूँ इसको अपने लैंग्वेज में कैसे लिखोगे आप। ये है रजिस्टर आर्म, है ना। तो रजिस्टर आर्म का तो ये डायमेंशन हो गया। ये कॉन्टेक्ट वायर को डिजायर पोजीशन में रखने के लिए होता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर ये रजिस्टर आर्म जो है, ये वाला जो रजिस्टर आर्म है ये वाला, अगर आपका बेंड हो जाए या फिर आगे निकल जाए तो क्या होगा आपका, ये जो आपका जो कॉन्टेक्ट वायर है वो कहीं से कहीं निकल जाएगा। आपका जो जिस पोजीशन में चाहिए आपको उस पोजीशन में मिलेगा नहीं, इसीलिए लिखा है। ठीक है, उसको डिजायर पोजीशन में रजिस्टर करके रखने के लिए होता है, मतलब ये कहीं भी हिले नहीं। और ये जो कॉन्टेक्ट वायर है ये कनेक्ट होता है स्टीरियो ट्यूब के थ्रू। ठीक है, इसका डायमेंशन ये होता है। और इसमें टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अब आप ध्यान दीजिए कि जब ट्रेन चलती है तो पैंटोग्राफ जो होता है वो कॉन्टेक्ट वायर से चिपका हुआ होता है। और ट्रेन कितनी तेज चलती है ना। और दूसरी बात ये है कि रेलवे ट्रैक बिल्कुल समतल तो होता नहीं है ना, वो कहीं ऊपर नीचे हल्का तो होता ही है। और ट्रेन बहुत फास्ट चलती है, तो क्या कितना प्रेशर पड़ता होगा इसके ऊपर, अब आप ये समझ के रखिए। इसलिए लिखा है कि इट इज़ ऑलवेज इन टेंशन। हर एक का टेक्निकल और मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक कॉमन आदमी के लिए तो बस वो एक स्ट्रक्चर है, लेकिन आप जैसे टेक्निकल लोगों के लिए एक ही बहुत ही एक कहते हैं ना नॉलेज का बिल्कुल वो है। आपको हर चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं ड्रॉपर के बारे में। ठीक है, ड्रॉपर क्या चीज़ होती है और उस चीज़ को हम क्यों यूज़ करते हैं। अब देखिए, अभी ये जो है मैं आपको बता रहा था, ये आपका हो गया कैटेनरी और ये हो गया आपका कॉन्टेक्ट, है ना। ये हो गया आपका कैटेनरी वायर, ये हो गया आपका कॉन्टेक्ट वायर। अब इन दोनों को क्या जोड़ के रखा है, ये ड्रॉपर। यहाँ ऐसे एक ही वायर होती है, वो मैं डार्क बना रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, वायर एक ही होती है। ये है आपका ड्रॉपर, ये बना हुआ भी है लेकिन बहुत लाइट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डार्क करके बना दिया आप लोग के लिए। तो ये है आपका ड्रॉपर। तो ड्रॉपर क्या है, अ फिटिंग यूज इन ओवरहेड इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन फॉर सपोर्टिंग कॉन्टेक्ट वायर फ्रॉम द कैटेनरी। कैटेनरी ऊपर से जा रहा है ना, और नीचे से आपका कॉन्टेक्ट वायर जा रहा है। इसको कॉन्टेक्ट में रखने के लिए आपको ये ड्रॉपर यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे लास्ट में ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस। ये स्ट्रक्चर आपने देखा है ना, ये स्ट्रक्चर आपने देखा है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो होता है वो टेंशन मेंटेन करने के लिए होता है ओवरहेड कंडक्टर्स में, है ना, कांस्टेंट अंडर ऑल एम्बिएंट टेम्परेचर कंडीशन। क्या मतलब है इसका, टेक्निकल मतलब मैं बताता हूँ। एक देखिए, इस एक लाइन में कितना इंटरेस्टिंग नॉलेज छुपा हुआ है। पहले तो एम्बिएंट टेम्परेचर कंडीशन क्या होता है। एम्बिएंट मतलब होता है जो आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, उसको हम एम्बिएंट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, गर्मी के टाइम पर जो गर्म होने की वजह से आपका जो तार है वो लूज पड़ जाता है ना। तो क्या होता है कि थोड़ा सा जो तार है आपका वो हल्का सा जो है वो बेंड करने लग जाता है, हल्का सा बेंड करता है। ठीक है, तो अब आप कहोगे सर उतना ऊपर से जा रहा है, हल्का सा बेंड हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं, फ़र्क पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब जो आपका पैंटोग्राफ है ना, जो पैंटोग्राफ जो आपका लोगो से लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, वो तो डिज़ाइन किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ना।
कैटेनरी वायर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है। अब आप ये देखो कि जब आपका लोको यहाँ से यहाँ, जब आपका लोको ऐसे मूव करेगा तो जब आपकी तार सीधी नहीं होगी तो क्या स्पार्किंग होगी, यहाँ पे स्पार्किंग होगी। और लाइन 25 kV की है ना, कितनी तेज स्पार्किंग होगी आप ये समझ। लूज कनेक्शन की वजह से स्पार्किंग, एक तो गर्मी का टेम्परेचर, ऊपर से 25 kV, और ये फ्रिक्शन का टेम्परेचर अलग से, फ्रिक्शन की वजह से जो गर्मी पैदा होगी ना घर्षण से, वो तो ये बर्न कर जाएगा आपका। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंस है इसका ऑटोमेटिक टेंशन डिवाइस का। आप लोग को लग रहा होगा बस ये एक जो है वो डिस्क लटका दिया है, नहीं, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है ना। तो जैसे ये हो गया आपका जो मैं बता रहा था, ये आपका कॉन्टेक्ट वायर हो गया, यहाँ से आपका पेंटोग्राफ लगा हुआ है और यहाँ से आपका लोको जा रहा है। ठीक है, ये जो है आपका यहाँ से आपका ये लोको मूव कर रहा है इस तरीके से। अब क्या है कि जब ये ऐसे, इसको ऐसे समझ लीजिए, और जब ये यहाँ से मूव करेगा तो जब इसका जो पाथ सीधा नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा लूज कनेक्शन। ठीक है, यहाँ से ये लूज कनेक्शन होगा और उसके से क्या होगा, स्पार्क होगा। स्पार्क होने से क्या हो सकता है, ये डैमेज हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी में स्पार्क होने का सबसे पहला रीज़न लूज कनेक्शन ही होता है। लूज कनेक्शन है तभी स्पार्क होगा, ध्यान रखिएगा। ये मैक्सिमम केसेस में यही होता है, लूज कनेक्शन से ही स्पार्क होता है, टाइट कनेक्शन से कभी स्पार्क नहीं होती जल्दी। ये सब चीज़ें जो हैं, जब आप लोग इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस करेंगे तो आप लोग को ध्यान आएगा, ये सब चीज़ सीख जाएंगे आप लोग भी। चलिए, अब है फॉर मीडियम एंड हाई स्पीड्स वायर्स आर जनरेट टेंशन। अब देखिए स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि किस स्पीड के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं। अभी याद होगा आपको कि अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए है ना, रेलवे ट्रैक को अपग्रेड कर रही है। तो अपग्रेड करने का क्या मतलब होता है, अपग्रेड करने का क्या, रेलवे ट्रैक में क्या अपग्रेडेशन होगा, ट्रैक में आपने गिट्टी डाल दिया, उसको जो वाइब्रेशन है उसको सहने के लिए तो बना दिया, बाकी चीज़ें भी तो होती हैं अपग्रेडेशन में ये सब चीज़ें भी आती हैं कि कॉन्टैक्ट वायर, कैटेनरी वायर, है ना, इन सब की चीज़ों को भी मेंटेनेंस करना पड़ता है। फिर ये अगर कहीं पर ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस लगा हुआ है तो उसको हम मेंटेन करके रखें डिपेंडिंग अपॉन स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड, है ना। इसीलिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि हर एक ट्रेन की स्पीड डिफाइन होती है और हर एक ट्रेन को हम हर एक ट्रैक पर नहीं चलाते हैं। ट्रैक जो है थोड़ा डिफाइन करते हैं हम, इसीलिए जो हाई स्पीड ट्रेन है उनकी भी ट्रैक अलग डिज़ाइन की जा रही है। डिज़ाइन मतलब कि अपग्रेड अलग तरीके से किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके, है ना, तो इसका ये है। तो अब ये देखिए, जो मीडियम और हाई स्पीड जो होता है उसके लिए जो होता है वो 9 से 20 kN, मतलब 2000 से 4500 LBF तक उसका टेंशन हम प्रोवाइड करते हैं ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस से। और जो लो स्पीड के लिए होता है और टनल्स है ना, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, वहाँ पे 10 kN तक में वो चल जाता है। ये है ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस। इसको एक्चुअली क्या ना, वेदर के अकॉर्डिंग इसको हम कम ज़्यादा करते रहते हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। तो अगर आप देखिए तो जितना भी ओवरहेड इक्विपमेंट है, सारे इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक का एक अपना इम्पॉर्टेंस है ना। तो मैंने जो आपके साथ जो डिस्कस किया, अब मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ आपको। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट टाइम जब आप रेलवे स्टेशन से गुजरेंगे या रेलवे ट्रैक से को देखते हुए जाएंगे या कभी सफ़र करेंगे, और जब ये सब आप देखेंगे तो मैं ये अब उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद अब आप हर चीज़ को टेक्निकल नाम से समझने की कोशिश करेंगे, है ना, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू बी अ टेक्निकल पर्सन। अब आप कॉमन पर्सन से अलग हो थोड़ा सा, ठीक है। पहला, ट्रैक्शन सबस्टेशन, 2 फेज़ आते हैं RY, ठीक है, और फेज़ 2 ही रहेगा हमेशा। आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लग रहा हो ऐसा कि सही नहीं है, आप जाइए देख करके आइए। जो भी ट्रैक्शन सबस्टेशन के बाद टावर होगा उसमें 2 ही सर्किट होगी, जैसे एक सर्किट ये, एक सर्किट ये,
डबल सर्किट होगा। आजकल वैसे भी डबल सर्किट ही बना रहे हैं, सिंगल सर्किट का ट्रेंड खत्म हो चुका है, क्योंकि एक ही खर्चे में दोनों काम हो जाता है ना, इसीलिए। तो डबल सर्किट होगा, लेकिन फेज़ 2 ही होगा। पहली बात तो ये स्टेप डाउन होता है, 25 केवी में स्टेप डाउन कर देते हैं, और ये 25 केवी का जो है लाइन जो है वो यहाँ पे ओवरहेड इक्विपमेंट के थ्रू कॉन्टेक्ट वायर में चला आता है। कॉन्टेक्ट वायर से क्या होता है, पेंटोग्राफ जुड़ा होता है। पेंटोग्राफ से कहाँ जाती है लाइट, पेंटोग्राफ से करंट जाती है लोको में। और लोको से क्या होता है, जो आपका ट्रैक होता है ना, रेलवे ट्रैक जो होता है, स्टील व्हील्स है ना, ऑन वन और बोथ द रेल्स है ना, तो स्टील व्हील्स के थ्रू होते हुए आपका करंट कलेक्टर होते हुए वो फीडर स्टेशन में चला जाता है। उसके बाद है जो नन लोकोमोटिव है, तो वो तो खैर ये है कि आराम से निकल जाएंगे, लेकिन उसमें क्लियरेंस मेंटेनेंस करना पड़ता है ना, क्योंकि जो नॉन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है उसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन एक क्लियरेंस मेंटेन करना पड़ता है। क्लियरेंस का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है आपके इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। वो इसी यूनिट में हम आगे पढ़ेंगे उस चीज़ को लेकर के कि क्या इंपॉर्टेंस है क्लियरेंस का, क्यों हर चीज़ को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बनाया जाता है ना, ये भी हम पढ़ेंगे। और जो आपका है ये थर्ड रेल है, ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई है, बैटरीज है, EMI इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शंस है। तो ESB हम स्कीम्स यूज़ करते हैं, तो वो आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक हो जाता है कि एप्लीकेशन क्या है आपका, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये ओवरहेड अरेंजमेंट कैसा होता है देखने में। तो पहली बार तो आप ये चीज़ देखोगे है ना कि ये मास्ट होता है, ये ड्रॉपर है, कैटनी वायर है, ऑटोमेटेशन डिवाइस है, कॉन्टेक्ट वायर है। उसके बाद जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, वो डायग्राम जो था वो डायग्राम आपका इस चीज़ का था। ये इस चीज़ को मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है आपको। ये तो मैंने बताया ही आपको कैटनरी और कॉन्टेक्ट वायर। फिर मैंने आपको पूरा जो डिवाइस आपको डिस्क्राइब किया मैंने, वो इस पूरे चीज़ को डिस्क्राइब किया मैंने, इसको और इसको, ठीक है। अब इसमें देखिए आगे, ये जो आपका है ये है ना। अब कैटनरी वायर के बारे में, ये कैसे लगा होता है, ये सब हार्डवेयर से हैं। ये आपके, इसको हम स्टे ट्यूब बोलते हैं, इसको ब्रैकेट ट्यूब बोलते हैं, रजिस्टर आर्म है और स्टे ट्यूब है ना। तो जो स्टे और ब्रैकेट है आपका, है ना, जो स्टे और ब्रैकेट है वो कैटनरी का पार्ट है, और जो रजिस्टर और स्टीडी ट्यूब है वो कॉन्टेक्ट वायर की है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपको। देखिए क्या होता है कि इंटरव्यू में आपसे बड़े आंसर्स नहीं पूछे जाते, क्योंकि बड़े आंसर तो आप कॉपी में लिखते एग्जाम में। इंटरव्यू में तो ये सब छोटी चीज़ें पूछी जाती हैं। वो आपसे पूछ देंगे कि कैटनरी वायर को लगाने के लिए क्या क्या हार्डवेयर चाहिए हमें। तो आप स्टे ट्यूब ब्रैकेट ट्यूब बोलोगे तो ठीक है, जहाँ आप रजिस्टर आर्म स्टीडी ट्यूब बोलोगे तो फिर आंसर गलत है आपका। तो छोटी चीज़ों को पकड़ा करिए, है ना, तो उससे समझ में आता है। इंटरव्यू में ये सब चीज़ों के ऊपर जो रिजेक्शन होता है। कैटनरी वायर जो है वो आपका मैंने बता दिया, ठीक है। इसको जो है कॉन्टेक्ट वायर को ज्योमेट्री में ज्योमेट्री अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो समझिए कि उसको एक पोजीशन में रखने के लिए, बस इतना भी अगर आपको याद है तो आप एग्ज़ाम में ज्योमेट्री वर्ड को हटा दीजिएगा। एग्ज़ाम में आंसर अपने वर्ड्स में लिखिए। इसमें आप ये लिख सकते हैं, टू कीप द कॉन्टेक्ट वायर इन पोजीशन विद इन द डिफाइंड लिमिट। अगर ज्योमेट्री से दिक्कत हो रही है आपको तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इन जो है इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इन पोजीशन, बस इसको ऐसे समझ लीजिए बस, ठीक है। इसको मैसेंजर वायर भी हम बोलते हैं और कैटनरी भी बोलते हैं। तो कंट्री वाइज डिफर करता है। और ये इसका डायमेंशन है, ये डायमेंशन याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे बताया आपको स्टैंड्स के बारे में, है ना, कि स्टैंड्स क्या होता है, इसको लेके बताया। तो ये आप एक बार जाके देखिएगा ज़रूर, है ना। ये सब चीज़ें देख के समझ में आती हैं। मैंने तो इसलिए बनाया कि आप जब जाओगे तो आपको दिखेगा ऐसे ही। मैंने तो देखा है इसलिए मैंने बना दिया। अब आप जब देखोगे खुद अपनी आंखों से तो आप भी समझ जाओगे, ठीक है। फिर कॉन्टेक्ट वायर आर सस्पेंडेड फ्रॉम कैटनरी वायर, ठीक है। इसमें ड्रॉपर के थ्रू लगा हुआ होता है, पेंटोग्राफ कनेक्टेड होता है और लोगों में इसकी में लाइट चली जाती है इसकी पेंटोग्राफ के थ्रू, ठीक है। ये इसका टेक्निकल चीज़ हो गया आपका। उसके बाद जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, स्टे ट्यूब क्या होता है, कहाँ लगाते हैं, ब्रैकेट ट्यूब क्या होता है। ये हार्डवेयर हैं आपके। वैसे ये हार्डवेयर जो है आपके बुक में शायद डायग्राम या फ़ोटो ना बना हो, लेकिन ये आप अपने नॉलेज के लिए रख लीजिए, ठीक है, ये ज़रूरी है।
कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं उस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। और फिर ये एक रजिस्टर आर्म होता है, स्टडी ट्यूब है, ये जो स्ट्रक्चर पूरा होता है ये स्ट्रक्चर होता है आपका कॉन्टैक्ट के लिए, और ये दोनों होते हैं कैटेनरी के लिए। उसके बाद मैंने ड्रॉपर के बारे में बताया, ड्रॉपर क्या होता है आपका, कहाँ पे लगाते हैं ड्रॉपर लगाते हैं कैटेनरी वायर और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में। और ऑटोमेटिक टेंशनिंग डिवाइस जो होती है क्या चीज़ होती है, इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है वो मैंने बताया आपको कि लूज़ कनेक्शन की वजह से स्पार्किंग हो सकती है। और लूज़ कनेक्शन कैसे होगा, जब गर्मी के सीज़न में या फिर कभी ऐसा होता है कि वायर बहुत पुरानी हो जाती है तो क्या होता है कि वो झूलना शुरू करता है। तो मैं डिस्क्रीट हिंदी शब्दों में बताता हूँ, है ना, ताकि ज़्यादा समझ। क्या होता है ना कि ये जो है वो थोड़ा लूज़ पड़ जाता है यहाँ पे ऐसे करके। तो क्या होता है जब पेंटोग्राफ जाएगा तो क्या होगा कि ऐसे से होता चला जाएगा। तो ये इस तरह के मोशन से लूज़ कनेक्शन होता है और यहाँ पे स्पार्क हो जाता है। स्पार्क भी हो तो बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड जो है वो 80, 90, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली जा रही है। 25 kV की लाइन है, गर्मी का टाइम है और वायर से फ्रिक्शन होता चला जा रहा है, स्पार्किंग होगा, पेंटोग्राफ जल जाएगा आपका। अब पूरे ट्रेन को फिर वो डैमेज कर सकता है, ट्रेन जहाँ की जहाँ वहीं रुक सकती है आपकी, है ना। तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका भी। उसके बाद मैंने बताया कि आपको डिपेंडिंग अपॉन आपका स्पीड कैसा है उस पर डिपेंड करता है, और जो लो स्पीड के लिए ये होता है। तो ये था मेरा पूरा आपका आज का लेक्चर। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ओवरहेड इक्विपमेंट क्या है, और थोड़ा बहुत पिक्चर अब क्लियर हो गया होगा। और मैं एक्सपेक्ट अब ये करता हूँ जो मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में किया था कि अब आप इस लेक्चर को देखने के बाद कभी टाइम मिले तो फिर से जाइए, सारी चीज़ों को देखिए अपनी आँखों से, और जो मैंने बताया है उसको वहाँ पे जाके कोरिलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो और अच्छे से समझ में आने वाला है। ये रेफरेंसेस मैंने कुछ लिए हैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए, कुछ रेफरेंसेस मैंने लिए हैं, तो आप भी ये रिफ़र कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो मैंने डिलीवर किया है आपको वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, है ना। तो रेफरेंसेस मैंने इसलिए बताया कि अगर किसी को और अधिक जानना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर खुद पढ़ने का अगर आपको इच्छा है तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ओवरहेड इक्विपमेंट के थोड़े से और डीपर कॉन्सेप्ट में आपको मैं ले जाऊंगा। सो तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ डू टेक केयर। थैंक यू सो मच।